हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टेस्ट 1+2 का। शुरुआत करते हैं इस पेपर की। इस पेपर का जो सिलेबस है, जो आपके पहले 2 पेपर हो चुके हैं, उनका कंबाइंड टेस्ट होगा ये। पहले क्वेश्चन में दिया गया है मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स, के निम्न स्तंभों का मिलान कीजिए। हमें मैच द कॉलम मिलाना है, जहां पर एक तरफ दिया गया है पेरिकार्डियम, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के हृदय आवरण है, द्विवल्नी कपाट है, बाया आलंद है, दाया निलय है। आप जानते हैं कि हमारी जो फुफ्फुसीय सिरा है, वो फुफ्फुसीय सिरा कहां आकर खुलती है? वो खुलती है बाएं आलंद में। बाया आलंद हमारा यहाँ है, मतलब हमारा पी आएगा यहां पर। फुफ्फुसीय धमनी जो है, फुफ्फुसीय धमनी कहां से निकलती है? दाएं निलय से निकलती है। तो दाया निलय हमारा कहां है? यहाँ है, मतलब ये हो गया हमारा क्यू। हृदय का जो आवरण है वो हृदय आवरणी झिल्ली कहलाती है, मतलब ये हो गया हमारा आर। और मिट्रल कपाट को ही क्या कहते हैं? द्विवल्नी कपाट कहते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा एस। तो करेक्ट सीक्वेंस निकल के आता है RSPQ, जो हमें देखने को मिल रहा है RSPQ, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इन मैन एंड मैमल्स, यहां पर मानव की और अन्य स्तनधारियों की बात करी गई है। एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, के बाहर से जब हम फेफड़ों में जाते हैं, है ना, कि मनुष्य तथा स्तनधारियों में वायु बाहर से कहां? फेफड़ों में प्रवेशित होती है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले हमें मिलेगी नेजल कैविटी, जैसा कि यहां पे दिखाया गया है सभी में। नेजल कैविटी के बाद अगली चीज या तो लैरिंग्स है या फिर फेरिंग्स है। तो आप जानते हैं कि नेजल कैविटी के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा फेरिंग्स, यानी आंसर जो होगा या तो बी होगा या फिर डी होगा। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, ये बात सही है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, ये बात भी सही है। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स नहीं है। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद आते हैं एल्वोलाई। के नासा गुहा के बाद आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वसनली, श्वसनली के बाद श्वसनी, फिर आएगा श्वसनिका और कोपिका, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर 2 कथन दिए गए हैं कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, कि ऑक्सीजन का जीव द्वारा उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। और यहां पर एनसीईआरटी ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है इनडायरेक्टली, टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, कि पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए, ये बात सही है। जीवों द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग कैसे? अप्रत्यक्ष, जैसा कि यहां लिखा है इनडायरेक्टली, और एनसीईआरटी ने इस शब्द का जिक्र करा है, किया जाता है, यानी कि ये कथन हमारा कैसा है? सही है। CO2 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए होता क्या है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी C6H12O6। जब हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? तब हमें CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, और साथ में हमें मिलती है क्या? ऊर्जा, है ना। तो O2 का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, और CO2 वहां पे क्या हो रहा है? बन रहा है। मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी कैसा है? सही है, कि इन अपचयी क्रियाओं के दौरान CO2 भी उत्पन्न होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 तथा कथन 2 दोनों ही कैसे हैं? सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड, हमारे काम की चीज ये है। इन दी कलेक्टिंग डक्ट, दूसरी काम की चीज ये है। देखिए नेफ्रॉन में आप अलग अलग भाग जानते हैं, आपको पता होगा। बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी है, समीपस्थ कुंडल नलिका, उसके बाद लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद है डीसीटी, दूरस्थ कुंडल नलिका, और उसके बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट, संग्रहण नलिका। इन्होंने पूछा है कि संग्रहण नलिका में क्या होता है। देखिए संग्रहण नलिका में यूरिया आर रीएब्जॉर्ब्ड इन कलेक्टिंग डक्ट, यूरिया एंड वाटर। वाटर एंड ग्लूकोज ये है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो है पीसीटी में ही लगभग पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन की बात करें तो ये रीएब्जॉर्ब नहीं होते, ये होते हैं सीक्रेट। ऐसे ही यहां पर भी हाइड्रोजन आयन लिखे हैं, तो ये भी क्या होते हैं? सीक्रेट। मतलब यहां पर ग्लूकोज नहीं हो रहा है, और यहां पर इन दोनों का क्या हो रहा है? सीक्रेशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यूरिया और जल, यूरिया एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कैन प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन, कि हम जो है
एक सांद्र या तनु मूत्र का उत्पादन कर सकते हैं, ये क्षमता हम लोगों में है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय ए स्पेशल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाइड मैकेनिज्म, कि इस प्रक्रिया में एक विशिष्ट प्रणाली जो है वो भाग लेती है और उस विशिष्ट प्रणाली का नाम उन्होंने पूछा है। देखिए उस विशिष्ट प्रणाली का एनसीईआरटी ने जो नाम दिया है वो दिया है काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा क्रियाविधि। और आप जानते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो चीज पार्टिसिपेट करती हैं, एक है हेनले लूप और दूसरा है वासा रेक्टा, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, ऑप्शन डी में, कि हेनले पास और वासा रेक्टा में कौन सी प्रतिधारा प्रणाली, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पर, इन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ट्रू अबाउट पोस्टीरियर प्यूटिटरी, कि यहां पर उन्होंने पश्च पीयूष के बारे में पूछा है कि क्या सत्य है। और आप जानते हैं कि पश्च पीयूष को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इट इज नॉट अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, कि यह हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में नहीं है, गलत बात है, यह हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होता है, यहां तक कि एनसीईआरटी का सीधे नियंत्रण में होता है। इट सीक्रेट्स एंजाइम, ये बात भी गलत है क्योंकि ये एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, ये सीक्रेट करता है हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन। इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, जी नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नहीं है, ये भाग है किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड का। और दूसरा इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज, जी हाँ ये बात सही है कि ये केवल स्टोर और रिलीज करता है, ये प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्शन करवा के देता है कौन, हाइपोथैलेमस। कि यह हार्मोन का केवल, ये बात ज्यादा सही है, संग्रह और श्रावण करती है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिटिनिज्म अकर्स ड्यू टू, जब आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड के बारे में पढ़ा होगा तब इस चीज का जिक्र आया है, तब इस बीमारी का जिक्र आया है कि यह हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, बच्चों में देखने को मिलता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स हाउ मेनी इज आर ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, कि कौन से ऐसे हैं जो अमीनो अम्ल से क्या है, व्युत्पन्न है। एनसीईआरटी ने जो उदाहरण दिए हैं वो दिया है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एक तो ये दिया है और एक दिया है आइडोथायरोनिन। क्या इनमें से कोई भी इसमें दिख रहा है, टीसीटी नहीं है, पीटीएच नहीं है, मिलेटोनिन नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं है, हमारा क्या है, एपिनेफ्रिन है। यानी कि हमारा जो केवल एक हार्मोन है वो हमारा क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक रिएक्शन उन्होंने दी है और ये पूछा है कि ये रिएक्शन है क्या और कहां पर हो रही है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ रही है और बन रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कहां जुड़ती है, लंग्स में जुड़ती है, और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू में जाकर के डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है। मतलब ए वाली जो रिएक्शन हो रही है वो कहीं ना कहीं कहां पर हो रही है, लंग्स में हो रही है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो एक्चुअली में कहां हो रही है, टिश्यू या ऑर्गन में हो रही है, ऊतक में हो रही है। कि ये वाली जो क्रिया है वो कहां देखने को मिल रही है, ये फेफड़ों में देखने को मिल रही है, और ये वाली क्रिया जो है ऊतक या अंग में देखने को मिल रही है, जहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि बी इन लंग्स, जी नहीं, बी कहां हो रहा है, टिश्यू में। ए इन लंग्स मतलब ये आंसर हो सकता है, बी इन टिश्यू ये आंसर भी हो सकता है, ए इन टिश्यू ये नहीं हो सकता। मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो किस में से आएगा, बी और सी में से आएगा। ए इन लंग्स रिप्रेजेंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, कि फेफड़ों में रक्त के ऑक्सीजनेशन को प्रदर्शित करता है, ये बात सही है। ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ जाना। जबकि बी में लिखा है बी इन टिश्यू रिप्रेजेंट ऑक्सीजनेशन, जी नहीं, कि बी में क्या दिख रहा है कि वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है, तो टूटने को ऑक्सीजनेशन नहीं कहते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है, कि ये फेफड़ों में प्रदर्शित हो रहा है और इस दौरान रक्त के ऑक्सीजनेशन को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ऑक्सीजनेशन इन द मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है किससे, हीमोग्लोबिन से, और निर्माण हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट में देखिए, एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज डिक्रीज्ड, क्या हो रहा है, एडीएच जो है वो कम हो रहा है। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन,
मतलब ये डाईयूरेसिस को रोकता है। कैसे? ये नेफ्रॉन पर अगर आप देखें तो डीसीटी पर कार्य करता है और जल के पुनः अवशोषण को, जल के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? प्रमोट करता है। और अगर इन्होंने कह दिया कि डिक्रीज हो रहा है एडीएच, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पा रहा है। जल का पुनः अवशोषण नहीं हो पा रहा है मतलब जल कहां जा रहा है? मूत्र के साथ बाहर जा रहा है। और जल मूत्र के साथ जब बाहर जाएगा तो मूत्र कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज। मतलब आंसर हमारा ए है या फिर डी है। लेकिन आप देखेंगे कि एडीएच का एक नाम और है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब होता है ये ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देता है, और जब ब्लड वेसल्स प्रेस हो जाएंगी तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। यहां पे क्या लिखा है? डिक्रीज। तो ये क्या कराता है? रक्तदाब को बढ़ाता है। और अगर एडीएच कम हो रहा है तो रक्तदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा और रक्तदाब कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर मस्तिष्क के विभिन्न भाग दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कुछ कार्य दिए गए हैं कि क्या कार्य करते हैं। सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है, हाइपोथैलेमस है, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेडुला है और हाइपोथैलेमस है। बैलेंसिंग का कार्य करता है सेरिबेलम, मतलब ये आ गया हमारा फर्स्ट। इंटेलिजेंस और मेमोरी, बुद्धिमत्ता और स्मरण का कार्य करता है सेरिब्रम, यानी कि ये हो गया हमारा 2। सीक्रेशन ऑफ न्यूरो हार्मोन, हार्मोन बनाने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस, यानी कि ये हो गया हमारा 3। और जो बच गया वो हो गया हमारा 4। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस निकल के आया वो आया 2 1 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है 2 1 4 3, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड। हमें थायराइड ग्रंथि के संबंध में सही कथन को चुनना है। दो चीजें हैं, एक है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है सही। पहले में दिया गया हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यहां पर यह शब्द गलत है, हमें थायराइड के बारे में सुनना था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज क्रिटिनिज्म, तो क्रिटिनिज्म जो होती है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट ए स्टीरॉयड हार्मोन टू इंक्रीज दी ब्लड कैल्शियम लेवल, तो वो स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, पहली बात तो यह है। और दूसरा क्या है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता नहीं है, ब्लड कैल्शियम के लेवल को कम करता है। और उस हार्मोन का नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। कि थायरोकैल्सिटोनिन एक्ट ऑन बोन्स, ये बात सही है। एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये बात गलत है। बोन रिजॉर्प्शन या अस्थियों के अवशोषण को पैराथायरॉयड प्रमोट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन नहीं। यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, कि थायराइड हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, प्रवाह आयतन गुणा हृदय दर। एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि हम कार्डियक आउटपुट को बदलने की क्षमता रखते हैं। कैसे? हार्ट रेट, नॉर्मली हार्ट रेट जो होती है वो होती है 72 बीट्स प्रति मिनट, और जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये हृदय दर भी बदल जाती है, और अगर हृदय दर बदल गई तो हृदय निकास भी बदल सकता है। इन्होंने कहा है इज वेरिएबल, कैसा है? परिवर्तनशील होता है, ये बात सही है। इसकी मात्रा शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, ये बात भी सही है। दूसरे में कहा गया इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पर मिनट, कि यह दाएं व बाएं, यानी कि हम यूं कहें तो प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा है, यह बात भी सही है। मतलब हमारा ए भी सही है और हमारा बी भी सही है। यहां पर उन्होंने लिखा रिमेन कांस्टेंट, कैसा है? कांस्टेंट है, कि ये कैसा रहता है? स्थिर बना रहता है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? परिवर्तनशील है, यानी कि या तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। और हम जानते हैं कि सही क्या है? ए, मतलब हमारा ए सही है, बी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी, कि ए और बी दोनों कैसे हैं? सही है। हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट में देखें, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग, किस निम्न में से सामान्य श्वासन से हमारे काम की चीज ये है कि इंस्पिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, ऐसा नहीं है।
इंस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। कि अंतः श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जी नहीं, अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये बात सही है। वेयर एज एक्सपायरेशन इज पैसिव, कि अंतः श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि निहि श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय और रिलीज्ड बाय। देखिए थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एडीएच जो है ये बनता कहां पर है? ये बनता है हाइपोथैलेमस में। निर्माण कहां होता है इसका? हाइपोथैलेमस में होता है। और ये सीक्रेट किया जाता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित किया जाता है। मतलब हमें कराना है सिंथेसाइज, तो आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस। और यहां पर निकल कहां से रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। मतलब हमारा ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, आंसर या तो ए में से है या बी में से है। और यहां पर ये काम कहां कर रहा है? तो आप जानते हैं एडीएच जो है वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे कार्य करता है, लूप ऑफ हेनले पे कार्य नहीं करता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following regions of brain is correctly paired with its function? कि मस्तिष्क के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र या तो काम की चीज ये है कि उसके कार एक काम की चीज हमारे पास ये है। पहला दिया गया है सेरिबेलम। क्या सेरिबेलम बैलेंसिंग का कार्य करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि सेरिबेलम ही बैलेंसिंग का कार्य करता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। कॉर्पस कैलोसम डिवाइड्स, जी नहीं, कॉर्पस कैलोसम डिवाइड नहीं करता है, यूनाइट, कि ये विभाजन नहीं करता है, उन्हें जोड़ता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, हृदय संवहनी क्रिया, ये क्या होती है? ये मेडुला में होती है। मतलब कार्य इसका था एक्चुअली में। सेरिब्रम ये इसका कार्य है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर साइनेप्स का डायग्राम दिया गया है। आप जानते हैं इस लेबलिंग में अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ए हमारा जो है वो कहीं ना कहीं एक्सॉन टर्मिनल है। क्या है ये? एक्सॉन टर्मिनल है। और अगर हम बी की बात करें तो बी हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास साइनेप्टिक वेसाइकल। साइनेप्टिक वेसाइकल। और सी हमारे पास क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और डी हमारे पास क्या है? डी हमारे पास क्या है? रिसेप्टर है। डायग्राम में यहां पर दी गई है कि उपरोक्त चित्र में तंत्रिका संचारी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ग्राही स्थान कहां है? तो ग्राही स्थान कहां है? वो डी पर है। डी क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो है झिल्ली है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? असर्शन और रीजन दिया गया है कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि वहां पर ग्लूकोज का लेवल कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। इज ए रिजल्ट ऑफ इंसुलिन डिफिशियंसी। देखिए यहां पर उल्टा लिखा है, इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। मतलब ये असर्शन हमारा कैसा है? गलत है। हाइपर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज ग्लूकोज एबनॉर्मलिटी टू इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस। कि यहां पर हाइपर सीक्रेशन नहीं है, एक्चुअली में वो हाइपोसीक्रेशन। डायबिटीज मेलाइटस हाइपर सीक्रेशन से नहीं होता है, हाइपोसीक्रेशन से होता है। मतलब ये रीजन भी हमारा कैसा है? गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण दोनों ही कैसे हैं? असत्य हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर हार्ट। हमें यहां पर देखना है कि निम्न कथनों को पढ़िए और हृदय के लिए हमें सही कथनों को चुनना है। पहला दिया है एंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, कि एंडोडर्म से उत्पन्न है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल लिख के दिया है कि ये किससे बनता है? ये मेसोडर्म से बनता है। ये गलत हो गया हमारा। सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी, कि ये वक्ष गुहा में स्थित है, ये बात सही है। और देख लेते हैं आगे कि प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ये बात सही है
कि ये द्विस्तरीय झिल्लीनुमा थैली द्वारा सुरक्षित रहता है, इनक्लोजिंग बाय प्लूरल फ्लूइड, ये बात गलत है। इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा नहीं होता है, वो लंग्स के केस में सही है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। मिट्रल वॉल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, कि यहां पर मिट्रल कपाट दाहिने आलंद और दाहिने लय के रंध्र पर पाए जाते हैं, नहीं, वहां पर मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व नहीं मिलते, वहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व मिलते। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, हमें देखना है सही कि प्लूरल फ्लूइड एक्सचेंज गैसेज विद एयर, तो प्लूरल फ्लूइड का इसमें कोई रोल नहीं है। गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन वाटर, बिल्कुल सही बात है, और बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। फिर भी बाकी के ऑप्शन में देख लें कि लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखिए ये बात तो सही है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो किसमें है, वर्टिब्रेट में, लेकिन वर्टिब्रेट में फिशेज भी आ जाती है, और फिशेज में लंग्स काम नहीं करते, वहां पर काम करते हैं गिल्स। तो जो उन्होंने लिखा ना विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये नहीं लिखना था। ये नहीं लिखते तो काफी हद तक ये स्टेटमेंट कैसा होता, सही होता। ट्रेकियल ट्यूब्स पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं, ये वहां के रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एसरसन साइफा ब्रेन कोरल एंड लीवर फ्लूक, अगर आप देखें तो ये पॉरीफेरा का मेंबर है, ये आपका सिलेंटेटा का मेंबर है, और ये आपका प्लेटीहेल्मिंथेस यानी कि फ्लैट वॉर्म्स का मेंबर है। रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, ये अपनी त्वचा द्वारा शोषण करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें विसरण जो होता है वो कहां से होता है, त्वचा से ही होता है। कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, लाइक सीलेंट्रेट एंड लाइक फ्लैटवर्म्स exchange O2 with CO2 by simple diffusion over entire body surface, के निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट, चपटे कृमि आदि शरीर की संपूर्ण सतह पर सरल विसरण द्वारा CO2 के साथ O2 का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यहां पर यह कारण भी उसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। आंसर आएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में आप देखें तो ये हमारे पास एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये पीसीटी है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, हेनले लूप की अवरोही भुजा, और ये हेनले लूप की आरोही भुजा। अब इन्होंने पूछा क्या है कि दिए गए चित्र में नेफ्रॉन के भागों को ए बी सी डी ई के रूप में अंकित किया गया है। सही विकल्प को चुनिए कि ए क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल है, जी नहीं। ए जो है वो एफरेंट आर्टेरियोल है, मतलब ए ऑप्शन हो नहीं सकता। डी क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डी क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये बात सही है। ए क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल है, ये बात भी सही है। और बी क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल है, ये बात भी सही है। मतलब यहां तक जो मैं देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, हमारा बी। बाकी के देख लेते हैं कि सी हमारा पीसीटी है, ये बात सही है। डी हमारा डीसीटी है, ये बात गलत है। डी हमारा क्या है, हेनले लूप की आरोही भुजा, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। ए में देखो, ए क्या है हमारा, इफरेंट आर्टेरियोल, नहीं, ए हमारा क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ए थ्योरी वाज गिवन फॉर एक्सप्लेन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जी है, बिल्कुल। नाम दिया गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, कि पेशी संकुचन को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे नाम दिया गया सर्पी तंतु सिद्धांत। इसके अनुसार पेशी संकुचन की सही व्याख्या की जा सकती है। देख लेते हैं कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस अकर्स, जी हां, एटीपी टूटता है। कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस एक्टिन के सिर में होता है, नहीं, ये बात गलत है, वो मायोसिन के सिर में होता है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखा है कि मायोसिन का सिर एक सक्रिय एटीपेज एंजाइम है। मतलब वो घटना कहां होती है, एक्टिन में नहीं होती, मायोसिन में होती है। एच जोन इंक्रीजेज, ये बात भी कैसी है, ये बात भी गलत है, क्योंकि एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। कि विसर्पण के दौरान एच क्षेत्र बढ़ जाता है, जी नहीं, बढ़ता नहीं है, वो गायब हो जाता है। When myofilaments slide over each other,
एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स, कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो छोटे हो जाते हैं, वाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन्स। यहां पर दो चीज हैं, एक तो एक्टिन फिलामेंट जो है, अगर हम इनकी बात करें, अगर आप इन्हें लेते हैं किसके तौर पर, आई बैंड के तौर पर, तो हाँ, आई बैंड जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, वाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। लेकिन यहां पर जो लिखा है स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर फिसलते हैं। बाकी के ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कंसीडर करें कि ना करें। जो है अगर बाकी के ऑप्शन गलत नहीं होती हैं तो हम इसे सही भी मान सकते हैं, कायदे से वो एक दूसरे पर स्लिप नहीं करते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है, देख लेते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। मतलब ये बात ज्यादा सही है कि पेशी संकुचन तब होता है जब पतले तंतु मोटे तंतुओं के ऊपर खिसकते हैं। दोनों एक दूसरे पर नहीं खिसकते, मोटे तंतु कहीं नहीं खिसकते, मोटे तंतु वहीं पर रहते हैं, खिसकते कौन है, पतले तंतु। मतलब ये बात ज्यादा सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर नॉट करेक्टली, हमें ढूंढना है एक गलत कि कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। पहला, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, 60/160, गलत बात है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, हाँ ये बात सही है कि जो प्रवाह आयतन है वो कितना होता है, 70 ml होता है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कार्डियक आउटपुट 5000 ml होता है, वो भी प्रति मिनट, तो हाँ ये बात भी सही है कि हृदय निकास लगभग 5000 ml प्रति मिनट होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 44 से 46 टाइम होती है, जी नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा है कि सामान्य श्वसन दर होती है वो है 12 से 16 बार, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। हार्ट बीट कितना होती है, 72 बीट्स या टाइम्स प्रति मिनट, कि हमारी हृदय स्पंदन दर कितनी है, 72 टाइम प्रति मिनट है, ये बात भी सही है। मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट गलत निकले, ए और डी, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसर्शन और रीजन कि ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर, ये बात सही है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी आरबीसी की झिल्ली पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर यही बात नीचे लिखी है तो हम क्या बोलेंगे कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कि individuals with blood type O have neither A nor B antigen on the surface of their red blood cell, कि रक्त समूह O वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ना तो A और ना ही B एंटीजन होते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट, जी नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। मैच द कॉलम, यहां पर कुछ आयतन दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं। 2500 से 3000 ml अगर हम देखें तो ये होता है हमारा एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1000 ml अगर हम देखें तो ये हमारा हो सकता है एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगा हमारा 2। 500 ml जो होता है वो होता है हमारा क्या, टाइडल वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा 3। और बच गए हमारे पास कितना, 3500 से लगभग 4800 ml ऑफ एयर, ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4। और 1200 ml हमारे पास क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो करेक्ट सीक्वेंस में क्या मिला, 3 1 2 5 4, जो हमें देखने को मिला 3 1, जी नहीं, 3 1 4 5 2 है, गलत हो जाएगा, 3 1 2 5 4, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इन दी एल्वोलाई, अगर हम कूपिकाओं की बात करें, वेयर देयर इज हाई PCO2, ये बात यहीं पर गलत साबित हो जाती है क्योंकि कूपिकाओं में CO2 उच्च नहीं होती है, कूपिकाओं में CO2 निम्न होती है। लो PO2, जी नहीं, कूपिकाओं में आप देखें तो PO2 कैसी होती है, ज्यादा होती है, वहां पर उसकी वैल्यू होती है 104 mm ऑफ Hg, यानी ये बात हमारी कैसी है, गलत है। स्टेटमेंट 2 में देखें, इन द टिश्यूज वेयर हाई PO2, ये बात भी गलत है कि ऊतकों में उच्च PO2 नहीं होता है, ऊतकों में PO2 का लेवल होता है 40 mm ऑफ Hg, यानी कि ये बात भी हमारी कैसी है, गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स,
कि कथन एक व कथन दो दोनों ही कैसे हैं, असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीड दी फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंस्पायरेशन, के अंतः श्वसन के निम्न चरणों को पढ़िए। एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि अंतः श्वसन की शुरुआत डायफ्राम के संकुचन से होती है। मतलब अगर इन स्टेप में पहली स्टेप हमारी क्या मिलेगी, डायफ्राम का संकुचन, तो वही हमारा नंबर 1 रहेगा। इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, वक्षी गुहा का आयतन बढ़ना, वायु का फेफड़ों में जाना, डायफ्राम तथा ईआईसीएम में संकुचन, मतलब हमारा शुरुआत होगी कहां से, सी से। अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ए ऑप्शन तो हमारा उड़ जाएगा कि शुरुआत हमारी यहां से नहीं है। आंसर बी, सी और डी में से है। जैसे ही हमारे डायफ्राम में संकुचन होता है, वक्षी गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि सी के बाद हमारा क्या आएगा, ए, जो हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ किसमें, सी में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर ज्यादा कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहीं पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर अमोनोटेलिक। आप जानते हैं कि अमोनोटेलिक जीव वो होते हैं जो जल में रहते हैं, जिनके पास अमोनिया को बाहर निकालने के लिए जल की उपलब्धता खूब सारी होती है। इनमें देखें, मैनी बोनीफिशेस भी बिल्कुल हो सकता है। एम्फीबियंस के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। मराइन फिशेज जी नहीं, एम्फीबियंस ये भी नहीं है, मैमल्स ये भी नहीं है, बर्ड्स ये तो यूरिकोटेलिक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनेक बोनीफिशेज, एक्वाटिक एम्फीबियंस। यहां पर एम्फीबियंस नहीं लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, एक्वाटिक एम्फीबियंस। और यहां पर इंसेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि अगर इंसेक्ट लिखेंगे तो इंसेक्ट होते हैं यूरिकोटेलिक, यहां पर लिखा है एक्वाटिक इंसेक्ट्स। एनसीईआरटी ने यही एग्जांपल लिए, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर कुछ बीमारियां दी गई हैं और यहां पर उनसे संबंधित कोई लक्षण दिए गए, हमें मैच कराना है। पहले में दिया गया यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के जमाव के कारण। यूरिक अम्ल कहां जमा होता है, गाउट में, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 1। आनुवांशिक विकारों के कारण कंकाली पेशी का अनुक्रमित अपराशन, ये लक्षण है किसका, पेशीय दुष्पोषण का, यानी कि ये हो जाएगा 2। स्वप्रतिरक्षा विकार क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, यानी कि ये हो जाएगा 3, और जो बच गया वो हो जाएगा 4। तो करेक्ट सीक्वेंस निकल के आया 2 1 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एसर्सन और रीजन, कि सेरिब्रल मेडुला इज ओपेक एंड व्हाइट इन अपीयरेंस। आप जानते हैं एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स है वो धूसर रंग का होता है, और सेरिब्रम का जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो होता है कैसा, व्हाइट रंग का। और इसको ये व्हाइट रंग प्रोवाइड करवाता है कौन, माइलिन शीथ। यानी कि हमारे जो एसर्सन है वो कैसा है, सही है, कि प्रमस्तिष्क मेडुला अपारदर्शी तथा श्वेत दिखाई देता है। प्रमस्तिष्क के मेडुला में माइलिनीकृत एक्सॉन का जमा होता है, यानी कि यही उसका मुख्य कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एसर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट, जी नहीं, एसर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी है। नेक्स्ट में देखते हैं। पर डे एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन उत्सर्जित करता है कितना। एनसीईआरटी ने लिखा है 1 से 1.5 लीटर यूरिन, यानी कि हमारा सी और डी तो हो ही नहीं सकता। आंसर कितना आएगा हमारा, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। और स्लाइटली एसिडिक है, पीएच दिया उन्होंने 6.0, मतलब यहां तक तो दोनों की बात सही है। अंतर आ रहा है यहां पर कि कितना यूरिया होता है, तो उसका आंसर है 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो रिगार्डिंग ग्रेव्स डिसीज। यहां पर ग्रेव्स डिसीज जो होता है वो हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है बीमारियों से। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर हार्मोन एंड रिलेटेड डिजीज। यहां पर कुछ इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल और थायरोक्सिन, ये हार्मोन के नाम दिए गए हैं और यहां पर उनसे संबंधित कुछ बीमारियां दी गई हैं। इंसुलिन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जी नहीं, इंसुलिन की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस होता है एडीएच की कमी से। मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म होता है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगाली और जायंटिज्म होता है, यानी कि ये बात हमारे लिए कैसी है, सही है।
कॉर्टिसोल में एडिसन्स डिसीज है, एक्रोमेगैली वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से है, यानी कि ये गलत हो गया। थायरॉक्सिन में गोइटर है, तो गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, और वैसे ही एक्रोमेगैली जो है वो जीएच की वजह से होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, गलत हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है, बी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर कुछ ब्लड वेसल्स दी गई हैं और यहां पर उनके कार्य दिए गए। देखिए, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स, लंग्स को डीऑक्सीजनेट रक्त लेकर जाती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां लिखा है, यहां पे, यानी कि ये हो गया हमारा नंबर 1। ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट, लोअर पार्ट से जो लेकर आती है वो है इंफीरियर वेना कावा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड। ब्रिंग्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीडेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम लेकर आती है, जी नहीं, ये आएगा आपका यहां पर पल्मोनरी वेन जो है ये लेकर आती है 4। और ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये लेकर आती है सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ये आती है 5। तो करेक्ट सीक्वेंस देखने को मिल रहा है 5 3 1 4, जो हमें देखने को मिल रहा है 5 3 1 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। यहां पर जो ये वाला ऑप्शन है ये किसी के लिए सत्य है ही नहीं, जो है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 बीट्स पर मिनट ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। आप जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया है, 50 ml, और हार्ट रेट कितना दी है, 72, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3600, यानी कि आंसर क्या है इसका, बी है। नेक्स्ट में चलते हैं, गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, ये एनसीईआरटी ने दिया है कि एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड और मोलस्क में जो श्वसन अंग है वो क्या है, गिल्स है। कि क्लोम का उपयोग अधिकांश जलीय ऑर्थ्रोपोड और मोलस्का द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। वेस्कुलराइज्ड बैग कॉर्ड लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये बात भी सही है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, एक एक्वाटिक के लिए है और एक टेरेस्ट्रियल के लिए है, मतलब स्टेटमेंट हमारे दोनों सत्य हैं लेकिन वो उनका स्पष्टीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, जी नहीं, तो आंसर हमारा आ जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है अमंग बिलो गिवन मैचेस व्हिच पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, कि कौन सा युग्म एक दूसरे का विरोधी नहीं है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, जी हाँ, एक दूसरे के विपरीत है। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, पैराथायरॉइड ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जी हाँ, एक दूसरे के विपरीत है। एल्डोस्टेरोन रक्तदाब को बढ़ा देता है, एएनएफ रक्तदाब को कम कर देता है, जी हाँ, एक दूसरे के विपरीत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट में देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच, हमें ढूंढना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले में दिया गया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उसमें टाइडल वॉल्यूम भी है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी, जी नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, उसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, यानी कि ये बात हमारी कैसी हो जाती है, असत्य, यानी कि पहला हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। दूसरे में वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम भी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, यानी कि ये बात कैसी है, करेक्ट है। तीसरे में दिया है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है कि वाइटल कैपेसिटी में से अगर घटा दिया जाए क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जी नहीं, ये बात गलत है, यानी कि ये फिर से हमारा कैसा हो जाएगा, आई। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से अगर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम घटा दें, क्योंकि आप जानते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो ये बात कैसी है, सही है। मतलब हमारा इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट, जी नहीं, आंसर हमारा क्या है, बी है, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट और करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, स्मूथ मसल्स, आप जानते हो कि जो चिकनी पेशियां होती हैं वो तर्क रूपी होती हैं, ऐसे करके होती हैं, एक केंद्रक होता है और अरेखित होती हैं और अनैक्षिक होती हैं। स्मूथ मसल्स आर ए बी सी, सिलेक्ट द ऑप्शंस, कि ये सिलिंड्रिकल हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी सिलिंड्रिकल नहीं है, बेलनाकार हैं, नहीं है, इनवॉलेंट्री हैं, ये बात सही है, अनैक्षिक हैं, ये बात सही है, स्ट्रेटेड या रेखित हैं, ये बात कैसी है, गलत है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये बात भी गलत है,
मल्टी न्यूक्लिएटेड या बहुकेंद्र की जो होती हैं वो होती हैं कंकालीय पेशियां। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है कि ये तर्क रूप है, सही है, अनैच्छिक है, ये बात भी सही है और अरेखित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूरेनेज, यूरिन आप जानते हैं कि अगर हम बनाए क्या हमारे पास बोमेन संपुट, बोमेन संपुट के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद हैनले लूप, हैनले लूप के बाद डीसीटी और ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। आप जानते हैं एनसीईआरटी ने इसको ऐसे डिवाइड किया है कि ये हमारा मेडुला वाला पोर्शन हो जाएगा, इनर मेड्यूला, मेडुला का आंतरिक भाग, और ये आपने ले लिया कॉर्टेक्स। आप जानते हैं जब यहां पर एंट्री होती है फिल्ट्रेट की तब उसकी सांद्रता होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और यहां पहुंचते पहुंचते हो जाता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब जरा सुनो ऑप्शन, हाइपोटोनिक टू ब्लड, कि ब्लड का कैसा है, हाइपोटोनिक है, एंड हाइपरटोनिक टू मेडुलरी इंटरस्टिशियल। देखो यहां पर आप देखें ब्लड का कितना होता है 300 और यहां पर कितना हो रहा है 1200, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उससे कैसा है, हाइपरटोनिक है। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक टू ब्लड, कि ब्लड की कंपैरिजन में कैसा है, अति पराशरीय। लेकिन जो मेडुलरी फ्लूइड यहां भरा हुआ है उसके कैसा है, बराबर का है, आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने कि पार्स इंटरमीडिया से मात्र एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे एमएसएच कहते हैं, कि पार्स इंटरमीडिएट सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हाँ ये बात कैसी है, सही है। दूसरा, इन अडल्ट फीमेल हाइपोथायरॉइडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम एबनॉर्मल, कि वयस्क स्त्रियों में थायराइड की अल्पक्रियातें मासिक चक्र को अनियमित कर देती है, ये बात भी कैसी है, सही है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, कि कॉर्टिसोल आरबीसी के उत्पादन को प्रेरित करता है, ये बात भी कैसी है, सही है। ग्लूकागोन इज ए स्टेरॉइड हार्मोन, जी नहीं, ग्लूकागोन एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ये बात गलत है। यानी कि हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी और सी, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर केमिकल नेचर दिया है और यहां पर हार्मोन दिए गए हैं। आप जानते हैं कि यहां पर थायरॉक्सिन जो है वो आइडोथायरोनिन है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 4। स्टीरॉइड में आप जानते हैं स्टीरॉइड में बेसिकली हमारे आते हैं क्या, सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ये हो जाएगा हमारा स्टीरॉइड, यानी कि ये हो जाएगा 1। एपिनेफ्रिन, जैसा कि एनसीईआरटी ने दिया है 3 एग्जांपल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और आइडोथायरोन, ये हमारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेकंड। और इंसुलिन हमारा क्या, प्रोटीन, यानी कि ये हो जाएगा हमारा थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या देखने को मिला, 4 1 2 3, जो हमें देखने को मिल रहा है 4 1, जी नहीं, 4 1 2 3, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के कक्षों के आकार के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। आप जानते हैं कि आपके हृदय में टोटल कक्ष होते हैं कितने, 4। 4 में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कक्ष होता है वो होता है ये वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर हमारा ए और सी में से है। लेफ्ट वेंट्रिकल से छोटा होता है राइट वेंट्रिकल, यानी कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से छोटा होता है राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल से भी छोटा होता है लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें ढूंढना है सही, सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, ये बात गलत है। फर्स्ट 7 पेयर और रिब्स को कहा जाता है ट्रू रिब्स, क्यों, क्योंकि वो स्टर्नम से सीधे सीधे अटैच होते हैं। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रेंगुलर बोन, स्कैपुला एक लार्ज ट्रेंगुलर बोन है, ये बात सही है। सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, जो थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट में स्थित होता है, ये बात भी सही है। दूसरे में कहा गया है स्कैपुला है जे स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन, ये बात सही है कि स्कैपुला के एक उभार एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, which project as a flat extended process called
एक्रोमियन, ये बात भी सही है, यानी कि हमारा बी भी सही है और हमारा सी भी सही है। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन, के एक्रोमियन के नीचे एक अवनमन होता है, ये बात भी सही है। कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी, उसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, ये बात भी सही है। दैट आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ फीमर, ये बात गलत है कि फीमर के शीर्ष के साथ नहीं, वो ह्यूमरस के शीर्ष के साथ फिट होता है। यानी कि हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी और सी, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। अगले टेस्ट के लिए आपको शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।